नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूलका आपको इस हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण की महत्व को देखें तो ये जो प्रकरण है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। चाहे हम छोटे से छोटे एग्जाम को देखें या बड़े से बड़े एग्जाम को देखें तो सभी में ये संधि प्रकरण जो है महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। कैसे? जैसे ये बीएसटीसी में भी आएगा, ये प्री बीएड वाले पेपर में भी आएगा, एलडीसी में भी आएगा, और ये कृषि सुपरवाइजर में आएगा, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी परीक्षाओं में समान रूप से आता है। तो आज करते हैं हम संधि के बारे में। अभी देखिए, ये जो संधि है, संधि प्रकरण है, वो कैसे याद करेंगे भाई? ये एक तो चीज याद रखनी है अपने को कि संधि की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि में क्या होता है। देखो, संधि जो है ना, पहली बात तो संधि जो है वो सम प्लस, यानी इसको धन कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको धन कहेंगे, कि ये जो सम धन धी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सम प्लस धी से। इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। मेल का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ पर कौन मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसकी चर्चा जो हम करने जा रहे हैं। संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि जो होती है वो दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। हम परिभाषा जो है हम 5वीं 6ठी क्लास में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम लिख देंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये तो हो गई परिभाषा, क्योंकि सीधी परिभाषा आपसे पूछे कि संधि की परिभाषा कौन सी है, या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आ जाए तो हमें ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखते हैं कि ये जो संधि है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अब हम कहें कि दो वर्ण ऐसे तो आएंगे नहीं कि ल धन कै। समझ रहे हो कि ल और कै जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? ऐसा नहीं होगा साथियों, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक तो ध्यान रखना कि जब भी संधि होती है तो दो पद आते हैं। क्या आते हैं? दो पद आते हैं। दो पद का मतलब होता है दो शब्द। एक शब्द यहां होगा, एक शब्द होगा यहां। यानी जब दो शब्द पास पास आते हैं, क्या आते हैं? दो शब्द जो है, दो पद जो है पास पास आते हैं। अभी मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि शब्द को पद कब कहा जाता है, कि ये जो शब्द होता है वही पद होता है, और शब्द को शब्द कब कहा जाता है और पद कब कहलाता है। तो सुन लो कि ये जो शब्द होता है वो शब्द पद कब कहलाता है? जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है। जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो ये शब्द शब्द नहीं होता है, फिर ये पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मैंने बोला शब्द है ये पेड़, ये तो है पेड़। क्या है? ये शब्द है पेड़। समझ रहे हो? इसको तो शब्द कहेंगे, लेकिन जब इस पेड़ शब्द का प्रयोग कब वाक्य में कर लेते हैं, वाक्य में कैसे? कि नीम का पेड़। क्या बोलेंगे? नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। क्या होता है? बहुत
उपयोगी होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो पेड़ है, अब यहाँ पर ये शब्द नहीं है, अब ये पेड़ शब्द नहीं है, अब ये इसने एक व्याकरणिक इकाई ग्रहण कर ली है, इसलिए इसको अब पेड़ को शब्द नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे पद। तो हम अब बात कर रहे हैं कैसे, देखिए कि संधि कहाँ होती है कि जब दो शब्द या पद पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए दोनों शब्दों में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि को मिलकर एक नए वर्ण का क्या देते हैं, आकार देते हैं या निर्माण कर देते हैं, वहाँ संधि हो जाती है। तो देखिए कि जब यहाँ पर आप लिखिए कि जब दो पद पास पास आते हैं, क्या आते हैं, पास पास आते हैं, तो उच्चारण की सुविधा के लिए, क्या, उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम पद की, उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि यानी अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद की प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे पद की प्रथम ध्वनि को मिलाकर किसी नई ध्वनि का या नए वर्ण का, नई ध्वनि का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नए वर्ण का क्या, नए ध्वनि का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। समझ रहे हो, तो इस नए वर्ण के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। दोबारा आप देखिए कि जब दो पद पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, देखिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे किसकी, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि को मिलाकर किसी नए ध्वनि का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। और इन दोनों ध्वनियों के मिलने से आए हुए विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। बस ये है, यानी इन दोनों के मिलने से आए हुए विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब एक चीज आती है, आप समझना कि एक चीज आती है कि एक तो होती है संधि, संधि व संयोग। अब सुन लो आप एक बात मेरी कि संधि और संयोग में अंतर क्या होता है। कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, किस शब्द में संधि नहीं है। अब अपने को लगता है कि संधि तो है, बट संधि नहीं होती वहां पर केवल निर्माण होता है। अब कैसे कि संधि व संयोग में अंतर, संधि व संयोग में अंतर, संधि व संयोग में अंतर कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहां पर संधि हुई है और यहां पर केवल संयोग हुआ है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा कि जब संधि होती है तो दोनों वर्णों के मिलने से किसी नए वर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे, जैसे मैंने बोला वाक और धन जाल, वाक जाल, पहला शब्द है वाक, दूसरा शब्द है जाल। तो पहले जो शब्द आया है वो क्या है, क है, और दूसरा जो शब्द है वो उसकी प्रथम ध्वनि जय है। तो क और जय का क्या हो गया, क और जय को क्या कर देंगे, यहां पर संधि हो जाएगी।
कै जय की संधि हो जाएगी। हम कैसे करेंगे कि जब कै के बाद में जय आता है तो यहां पर 1 नंबर का 3 नंबर होना, ये संधि नियम लागू होता है। कौन सा? 1 नंबर का 3 नंबर होना, कि जब 1 नंबर व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन या कोई स्वर आ जाता है तो 1 नंबर अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो कै का क्या हो जाएगा? गे। तीसरा कै का तीसरा क्या होता है? गे। तो जहां देखिए वाग जाल, देखो यहां निर्माण हुआ है, यहां पर कै और जय मिलके कै के बाद में जय आया तो कै गे में बदल गया। बताओ परिवर्तन आया है या नहीं आया? देखिए आया है साहब, यहां पर परिवर्तन आया है। कै गायब हो गया, कै की जगह क्या आ गया? गे आ गया। तो यहां संधि है साहब, यहां पर संधि है, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने लिखा मानव और धनता, तो यहां पर क्या बना? मानवता। अब बच्चे जिनको पता नहीं है वो कहेंगे संधि है गुरुदेव, यहां पर तो संधि है कि मानव प्लस ता, यानी मानव धन, मानव के साथ क्या जुड़ा? ता जुड़ते ये बन गया मानवता। लेकिन बताइए प्यारे बच्चों कि यहां पर कोई परिवर्तन आया है क्या? यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। यहां पर जो वर्ण मिले हैं वो केवल पास आए हैं, केवल संयोग हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ध्यान रखना, ये मानव धनता का मानवता हो जाएगा। वैसे ही व्यक्ति, क्या बोलेंगे? व्यक्ति धनतव, क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा व्यक्तित्व। क्या बनेगा? व्यक्तित्व। तो बताइए यहां कोई निर्माण हुआ है क्या? अभी देखिए, जैसे मैंने बोला प्रति आशा, क्या बोला है मैंने? प्रति आशा। यहां पर पहले ई है, देखिए यहां पर पहले क्या है? ई है। अंतिम ध्वनि क्या है इसकी? तय नहीं है, तय नहीं है बेटा, यहां पर ई है, समझ रहे हो ना? ई है और यहां पर आ है। तो मैंने क्या बोला कि जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि मिलकर किसी नई ध्वनि का निर्माण करते हैं, किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो यहां पर ये हो जाता है, ये हो जाता है प्रत्याशा। क्या हो जाता है? प्रत्याशा। अब देखिए ई की ध्वनि कहां चली गई और आ की ध्वनि कहां चली गई? ई जो है वो मिल बन गया ये। अब यह दिख रहा है क्या यहां पर? लेकिन देखिए उच्चारण जब करोगे ना, आप बोलो, आप बोल के देखो बेटा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रत्याशा, प्रत्याशा, ऐसे बार बार बोल के देखो और इसकी स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा के देखो और अचानक ऐसा स्थिति, ऐसी स्थिति पे पहुंच जाओगे और आपका नाम जो है उच्चारित होगा प्रत्याशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति आशा। तो ये प्रत्याशा। यहां पर देखिए ई कहां है, आ कहां है? ई तो बन गया ये, ई तो बन गया ये और तय को छोड़ गया अकेला। जब हम करेंगे किसकी बात? किसकी बात करेंगे? जब हम संधि के जब नियमों की बात करेंगे तब बताएंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से नियम लगते हैं। समझ रहे हो बात? अभी देखिए आगे देखते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा कि संधि से पहले हम बात करेंगे संधि के नियम की, संधि के भेद कितने होते हैं। चलो पहले देख लेते हैं कि संधि के भेद, कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं साहब। कौन कौन सी? एक होती है स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि होती है। अब याद रखना बेटा कि स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वर मिलकर किसी नई ध्वनि का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, प्रत्याशा लिखाया था, वहां पर प्रति था, आशा था। पहली अंतिम ध्वनि, पहले व्यंजन, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई थी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ थी। दोनों स्वर है ना। हम स्वर का जो है ना बात करेंगे, एक वीडियो है स्वर वाला, देख लेना आप कि स्वर जो है
वर्ण विचार जब होगा, वर्ण विचार वाला पढ़ना आप, उसमें समझ में आएगा। क्योंकि जब तक वर्ण विचार समझ में नहीं आएंगे तब तक संधि को आप कैसे कर पाओगे। तो वर्ण विचार वाला वीडियो भी आप जरूर देखें, वो भी आप पढ़ लेना। कैसे, यहाँ पर नियम होता है कि स्वर धन स्वर, क्या होता है, स्वर धन स्वर, यानी पहला पद जो होगा उसकी अंतिम ध्वनि स्वर होगी, दूसरा जो पद होगा उसकी प्रथम ध्वनि स्वर होगी। जैसे मैं एक उदाहरण लिखाता हूं, जैसे अति अधिक। अब देखिए यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, ये अत है, इसको अलग करेंगे ई है, और ये करेंगे ए है, और ये बन जाएगा धिक। अब देखिए यहां पर संधि किन वर्णों की होगी, ई ए की होगी। क्या बनेगा, ई ए, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है बेटा, ई, और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए। ये धिक अलग कर दिया, अति को अत अलग निकाल दिया, और ये ई और ए बन के क्या बन जाएगा, ये। अब देखो ई और ए बन के क्या बन गया, ये बन गया, और ये हो जाएगा बेटा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। समझ रहे हो। तो यहां नए वर्ण का निर्माण हुआ है। तो यहां पर स्वर है, दूसरा भी स्वर है, यानी स्वर धन स्वर। अब इसकी परिभाषा कैसे पढ़ेंगे कि जब कोई स्वर किसी दूसरे स्वर से संधि करता है तो वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप थोड़ा सा आराम से मन को एक जगह टिका कर पढ़ना, आराम से समझ में आएगी बेटा। कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, हिंदी वाली क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्वर धन स्वर, समझ रहे हो। तो ये हो जाता है अति अधिक, ई ए धिक, और बन गया अत्यधिक। तो बताइए स्वर धन स्वर है कि नहीं है, बिल्कुल है गुरु, स्वर धन स्वर है। दूसरी संधि का जो नाम है वो है कौन सी, व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। इनकी विस्तृत चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। पूरा वीडियो आप इसके 3 4 5 6 जितने भी पार्ट बनेंगे पूरे देखना। जितने भी पार्ट बनने के बाद आप देखना कि आप में कितना निखार उत्पन्न हुआ है। देखिए कैसे, व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन। समझ रहे हो कि व्यंजन होगा दूसरा भी व्यंजन होगा। जैसे वाक धन में। अब देखिए कै के बाद में मैं आया है, यहां पर कै है, ए नहीं है, यहां पर हलंत लग गया ना, यहां पर हलंत लग गया। इसका मतलब यहां पर कै ए नहीं है, कै है, और यहां पर मैं है। तो वाक धन में हो जाएगा वांग में। देखिए कै गायब हो गया, आप देख लो संधि है कि नहीं है, कै गायब हो गया, बिल्कुल हुआ है, कै तो गायब हो गया। तो देखिए वाक धन में वांग में, पहला भी व्यंजन है दूसरा भी व्यंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या रहेगा इसमें, दूसरा रहेगा व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन स्वर। तो यहां क्या रहेगा कि पहला व्यंजन होगा, दूसरा क्या होगा, स्वर होगा। यहां पहला व्यंजन होगा, दूसरा व्यंजन होगा। अब स्वर व्यंजन के बाद स्वर कैसे आएगा, जैसे लिखा है दिक प्लस या धन, क्या बोल देंगे, अंबर। दिक धन अंबर, पहला क्या है, व्यंजन है, हलंत लगा है ना, व्यंजन है। दूसरा ए क्या है, स्वर है, और ये कै कै जो है वो बदल जाएगा गै में, और ये बदल जाएगा दिगंबर। अब कै गायब हो गया ना, कै तीसरे में चेंज हो गया, और दिक प्लस अंबर, दिक धन अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। तो पहला व्यंजन दूसरा स्वर। ये तीसरा बताता है कि पहले स्वर और दूसरा व्यंजन भी हो सकता है, पहला स्वर और दूसरा
व्यंजन भी हो सकता है। ये कहाँ होगा? जैसे मैंने लिखा है सव, धन, छंद। क्या लिखा है? सव, धन, छंद। और ये जो दोनों मिलके, इनका एक नियम है कि दोनों के बीच में क्या आ जाता है भाई? क्या आ जाता है? चय का आगम हो जाता है। तो ये बन जाता है, ये थोड़ा सा अपने को दोबारा मैं बता दूं इसको। हाँ, ये हो जाता है सव छंद, है ना? सव छंद, पहला स्वर है, ए है, दूसरा छय है, और दोनों के बीच में, दोनों के योग से चय का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है, और ये कहलाने लगा स्वच्छंद। तो देखो यहां पर तीन जो है कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए कौन सी? व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर और स्वर व्यंजन। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। अभी देखिए तीसरी जो इसका भेद है, तीसरा भेद, वो आ जाता है विसर्ग संधि। क्या आ जाता है? विसर्ग संधि। यहां पर क्या होता है? एक तो कंडीशन ये रहेगी कि पहले विसर्ग होगा और दूसरा क्या होगा? स्वर भी हो सकता है। कैसे? पहला विसर्ग और दूसरा स्वर भी हो सकता है। जैसे नी विसर्ग आसा, नी विसर्ग आसा, विसर्ग लगा है ना, तो ये हो जाता है, नी का हो जाता है निर, और ये हो जाता है निराशा। यहां पर संधि हो गई नी आशा, नी धन आशा, विसर्ग संधि है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? रै में बदल जाता है, रै हो जाता है, तो निराशा बन गया। ये क्या हो गया? मैंने बताया विसर्ग संधि में एक विसर्ग संधि का क्या होता है? पहले विसर्ग और उसके बाद में व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले विसर्ग और दूसरा व्यंजन भी हो सकता है। अब कैसे? जैसे मैंने लिखा है दू विसर्ग भावना। अब देखिए दू विसर्ग लगा है, दू धन भावना, और ये क्या बन गया? दुर्भावना। क्या बन गया? दुर्भावना। संधि हुई है कि नहीं है? बिल्कुल हुई है कि दू ये विसर्ग है वो रै में बदल गया। बहुत सारे होंगे, दू प्लस कर्म, धन बोलेंगे तो दुष्कर्म, है ना? नी प्लस आशा क्या बनेगा? निराशा। तो बहुत सारे शब्द होंगे। तो ये जो है ना, जैसे मन धन रंजन, तो क्या हो जाएगा? मनोरंजन। विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो वो आगे चर्चा करेंगे। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं जब अब जो चीजें बता रहा हूं, इसको माइंड में, आपके दिमाग में आपको क्या कराना है? छापना है। बिल्कुल आप छाप के रखिए। कैसे छापोगे? तो यहां पर संधि में ध्यान रखने योग्य बातें, संधि में ध्यान रखने योग्य बातें। अब कैसे? ये आपको रखना है ध्यान। मैं बता दूंगा कैसे ध्यान रखना है। कैसे? यहां देखिए, एक तो हमें मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? मात्राओं का जो है विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, जैसे हम स्वर संधि में जब संधि विच्छेद करेंगे, तो हमें मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। हम ऐसे लगा देते कि यहाँ तो बड़ी लगा दे, छोटी लगा दे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण दिया है मैंने कि कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या आएगा कि कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कपीश, ऑप्शन नंबर 2 कपीश,
ईश। ऑप्शन नंबर 3 कपि इश। ऑप्शन नंबर 4 कपि इश। अब हमें नहीं पता है बेटा, हमें नहीं पता है कि छोटी मात्रा आएगी कि कपि वाला जो है, कपि में छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। यहाँ दीर्घ संधि है, ई के बाद में ई आता है तो ये अपना दीर्घ रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? दीर्घ रूप धारण कर लेता है। तो दीर्घ रूप धारण करेगा, लेकिन ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि जब संधि होती है तो वहां पर दोनों पद सार्थक होते हैं। जो दोनों शब्द पास पास आते हैं तो दोनों पद क्या होते हैं? बिल्कुल सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्दों की संधि नहीं होती है। यहां कपि का भी मतलब है और ईश का भी मतलब है। कैसे? कपि जो है मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, इसकी चर्चा देखो। कपि होता है बंदर, कपि का मतलब होता है बंदर, समझ रहे हो ना? कपि का मतलब होता है बंदर, और संधि में ये रामबाण है। ये अपना ही तरीका है कि इसको ध्यान से देखना, किसी भी एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो मैं बात बता रहा हूं ये आपको लिंग में भी काम आएगी, आप जब शब्द युग्म करोगे वहां भी काम आएगी, आप शब्द शुद्धि करोगे वहां भी काम आएगी, और आप संधि करोगे वहां भी काम आने वाली है। कैसे? कि कपि जो होता है वो बंदर होता है। और देखना बेटा कि अगर जो पुल्लिंग शब्द होता है उनमें मात्राएं छोटी आती है। संस्कृत के तत्सम शब्द जो होते हैं, संस्कृत के शब्द, उनमें जब ये पुल्लिंग होता है, कोई पुल्लिंग है तो लिंग जो पुल्लिंग है उसमें मात्राएं छोटी आएगी, और स्त्रीलिंग होता है उसमें मात्राएं बड़ी आती है। तो ये कपि होता है या नहीं होती है? कपि का मतलब होता है बंदर। तो आप देखिए, बोल के देखो कि बंदर होता है या होती है। तो आप सोचोगे कि बंदर होता है क्या, आप कभी बोल दोगे क्या बंदर होती है? नहीं बोलोगे, आप कहोगे कि बंदर होता है। इसका मतलब मात्रा छोटी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बड़ी नहीं आएगी। तो ये दोनों वाले ऑप्शन तो क्या हो गए? काट दिए हमने। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे कि कपि में मात्रा आएगी छोटी। तो ये कपि का मतलब होता है बंदर, बंदर होता है मात्रा छोटी। तो यहां पर इन दोनों में रह गया। बात रह गई फिर ये ई आएगी कि बड़ी आएगी छोटी आएगी। तो मैं आगे पूरी तरह से लिखवा दूंगा कि ई तभी बड़ी आती है बेटा जब ई के तुरंत बाद में स या क्षय हो। स या क्षय होता है तो ये ई क्या आती है? ये ई बड़ी आती है, अन्यथा क्या आएगी? ई छोटी आएगी। तो बताओ श है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो गया हमारा सही। समझ रहे हो? अब देखो ध्यान कैसे रखेंगे, ये लाइनें आप लिख लेना कि 1 नंबर पुल्लिंग शब्दों की पहचान। क्या लिखोगे? पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग या उपसर्ग, क्योंकि संधि में उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। पुल्लिंग है या उपसर्ग है, तो बताइए ये होती है या होता है? उपसर्ग होती है या होता है? क्या है भाई? उपसर्ग होता है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होती है। तो ये आप ध्यान रखना। इसकी जो है ये ए, ये उ, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे हम संधि करेंगे ना, धीरे धीरे जैसे आगे आगे चलेंगे वैसे आपको समझ में आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे? ए ई उ, यानी आपने यहां अपने को ऐसे लिख लेंगे, अपने यहां हम ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि शब्द की अंतिम मात्रा, शब्द की अंतिम मात्रा हर्षव। हर्षव का मतलब छोटी होती है।
अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, छोटी मात्रा, मोटी मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ऐसे बोलते हैं ना कि छोटी मात्रा लगा दे, कभी बोलते हैं बड़ी मात्रा लगा दे। तो ये ध्यान रखना है कि ये छोटी मात्रा आएगी। जैसे मैंने लिखा कपी, कपी होता है तो छोटी, समझ रहे हो ना, कपी होता है छोटी। जैसे लिखते हैं भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य होता है तो छोटी, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने लिख दिया सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है पुत्र, पुत्र होता है या होती है, होता है, होता है तो ए, तो बता दिया ना ए ई उ। हम जब बात करेंगे ना, जब आगे चलेंगे तो हर शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा। दूसरा, दूसरा जो है वो है ये स्त्रीलिंग की पहचान क्या होगी। तो स्त्रीलिंग की पहचान जो है वो ये होगी, ये स्त्रीलिंग होती है या होता है, स्त्रीलिंग होती है। और इनमें मात्रा क्या आएगी भाई, या तो आ होगी, या बड़ी ई होगी, या बड़ा ऊ होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हम ऐसे लिख देंगे, शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ी होती है। शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ी होती है। अब बड़ी क्या होगी, आ ई उ, ये क्या है ए ई उ, ये आ ई उ। जैसे जैसे आपको नहीं पता है कि चम्मू, अब चम्मू नया शब्द है, चम्मू का मतलब क्या होता है, मात्रा तो बड़ी आई है। अब आपने ये तो देख लिया कि चम्मू बड़ी आई है तो ये स्त्रीलिंग है। कैसे, चम्मू का मतलब होता है सेना, क्या होता है, सेना, सेना होती है या होता है। अब आप डिसाइड करो कि सेना होती है या होता है। सेना होती है, होती है बड़ी मात्रा, होता है तो छोटी, होती है तो बड़ी। जैसे भानु में हमने छोटी लगाई और चम्मू में हमने बड़ी लगाई, कोई दिक्कत है नहीं है साहब। जैसे बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे इनमें, ये बात आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको नोट्स के रूप में भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक समस्या खत्म। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, कौन सी ध्यान में रखनी है, कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि हमें यह नहीं पता चला कि ये तो मात्राओं का पता चल जाएगा कि चल छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, समझ रहे हो ना, कि छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि जैसे ई वाला बताया था, चलो ई का तो सर आपने बता दिया कि ई बड़ी तभी आएगी जब उसके तुरंत बाद में शय या क्या होगा, छय होगा। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा है कि अतीव, क्या शब्द लिखा है मैंने, अतीव। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा, सर हिंदी में आप बताइए कि अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप देखिए कि ये ई बड़ी आई है, दीर्घ स्वर संधि है, ई के बाद में ई आता है तो ये ई बन जाता है, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई जब संधि करती है तो दोनों मिलकर बड़ी ई का जो है रूप धारण कर लेते हैं। तो हमें देखना है अति का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कि उपसर्ग जो होता है उसमें भी मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। छोटी आएगी तो हम क्या कर देंगे कि ये अति उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है तो मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। उपसर्ग में मात्रा कभी भी ऐसे नहीं आएगी, ऐसे मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि उपसर्ग होता है तो मात्रा छोटी, पुल्लिंग होता है तो मात्रा छोटी। बस समस्या खत्म। अब ये आगे रह गया कि ईव आएगा या ईव आएगा, है ना, आपको बोल दे कि इव आएगा या ईव आएगा तो ध्यान रखना ये इव आता है। क्या आता है, ये इव आता है। इव क्यों आएगा, छोटी ई क्यों आएगी कि मैंने बताया था ना
कि ई बड़ी तभी आती है जब शय दुए वाला जिसको हम बोलते हैं तालव्य शय, है ना, हिंदी भाषा की लैंग्वेज जो भाषा के रूप में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कौन सा, तालव्य शय बोलेंगे। लेकिन अपने आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं दुए वाला शय। तो दुए वाला शय या क्षय आता है, जैसे क्षत्रिय वाला क्षय, तो वही आता तभी ई बड़ी आती है। तो न तो शय लगा है न ही क्षय लगा है, तो ई क्या आएगी, छोटी आएगी, और ये हो जाएगा अति धन इव, अतीव। अब देखिए ई छोटी और छोटी बन के क्या बन गई, बड़ी रूप बन गई, बड़ी बन गई, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीजें ध्यान रखना कि ये आप लिख लीजिए कि ई तभी बड़ी आएगी जब इसके तुरंत बाद में स या क्षय हो, है ना। और ऐसे एक दो शब्द याद रख लेना, ईर और इप्सा, ईर और इप्सा ऐसे दो शब्द हैं जिनमें स क्षय नहीं है, फिर भी ई बड़ी है, संधि आएगी इसमें। संधि जब हम करेंगे तो संधि के उदाहरण आएंगे, जैसे सव प्लस ईर। अब ईर आप सोचोगे सर ने तो ये बताया था कि ई तो तभी बड़ी आती है जब क्षय या क्षय होता है, लेकिन यहाँ तो र आया तो ई छोटी होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, और ये सारी ट्रिक अपने काम करेगी बाकी में तो सारी काम करेगी, बट ये जो दो है ये याद रख लेना। तो एक नंबर जो है वो हो गया, ये क्या हो गया, ई के बाद में क्या आ जाए, स या क्षय आ जाए तो ही ई बड़ी आती है, अन्यथा ई छोटी आएगी। कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत, नहीं होने भी नहीं दूंगा मैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। आपके दिक्कत आएगी तो उससे पहले मेरे दिक्कत आएगी, और मैं अपने आप को कभी दिक्कत में डालना नहीं चाहता। अभी देखिए, अब गुरु ये भी बता दो कि ऊ वाला बता दो, ऊ कब आएगा, तो देखिए ऊ बड़ा तभी आएगा, ई बड़ी तभी आएगी जब इसके तुरंत बाद में स या क्षय होगा, और दो शब्द रट लेना, बस काम खत्म। ये बता रहा है कि ऊ कब आएगा, ये ध्यान रखना, ये रेफ क्या आएगी, रेफ। जैसे यहां ऐसे ध्यान रखना ना, ईश इक्षा। अब देखो यहां आई है ना, ये स ये क्षय है ना, देखो यहां ये देखो ऊ तभी बड़ी आएगी जब दूसरा जो व्यंजन होगा उसके ऊपर क्या लगी होगी, रेफ लगी होगी। जैसे उर्मी, अब देखिए और देखो ये है ना, जैसे ऊर्जा, आ रहा है समझ में, ऊर्ध्व आ रहा है समझ में। यानी ऊ बड़ा तभी आएगा जब दूसरे व्यंजन के ऊपर क्या लगी होगी, दूसरे वर्ण के ऊपर क्या लगी होगी, रेफ लगी होगी। क्या लगी होगी, रेफ लगी होगी, लग रही है। लेकिन इनमें थोड़े शब्द याद रख लेना, कौन कौन से, एक ऊड, एक उष्मा, एक ऊहनी, एक ऊह, और एक आती है ऊन, है ना। ये आप 5 शब्द याद रख लेना कि इनमें तो रेफ नहीं है गुरुदेव, आपने जो तो बात बताई है वो इनमें लागू नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो भाई क्या करें भाई कि ये जो है ना 5 शब्द याद रख लेना, संधि कंप्लीट है आपकी, कि इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊ तभी बड़ा आता है। अब देखो आप लिखोगे उद्य, अब आप ऐसे लिखोगे क्या, आप ऐसे लिखोगे उद्य, नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां पर दूसरे न तो ये 5 शब्द है न ही रेफ है, तो आप क्या लिखोगे, उद्य, क्या लिखोगे, उद्य, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है, ठीक है, ये रह गई। अब देखिए यहां तीसरा आप और याद रख लो कि ए बता दो गुरु, ये ऐ बड़ा कब आएगा, तो ऐ बड़ा ध्यान रखना ऐसे, इसका मतलब दूसरा अक्षर आधा होता है। आप लिख लो कि दूसरा अक्षर या दूसरा वर्ण आधा होता है, आप इसको अक्षर भी कह सकते हो। दूसरा वर्ण
आधा होता है, तभी ये क्या आएगा, ऐ बड़ा आएगा, अन्यथा ए क्या आएगा, छोटा आएगा। हाँ, यहां पर अपने आम बोल, मैं हिंदी को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये मत कह देना कि गुरु ये छोटा बड़ा तो होता ही नहीं है, ये तो ए ऐ होता है, वृद्धि होती है। मैं भाषा को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अन्यथा मत ले जाना। दूसरा अक्षर वर्ण आधा होता है, जैसे एक कै है ना, ऐश्वर्य। अब देखो है ना, दूसरा अक्षर क्या आ रहा है, कै आधा, शय आधा, ऐसे लिख दिया ए छिक। अब देखो चय आधा, समझ रहे हो ना। अब मैं लिख दूं एव, बताओ बताओ कहां है भाई, एव में ए आएगा कि ऐ आएगा, क्यों नहीं आएगा ऐ, क्योंकि दूसरा अक्षर आधा नहीं है जी, पूरा है। समझ रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, इनमें थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ये दो शब्द याद रख लेना। ऐसे कौन से, एक तो लिख लेना एत, इसमें दूसरा अक्षर आधा नहीं है, एरावत संधि होगी एरावत में, तो ये भी दूसरा अक्षर आधा नहीं है। और एक याद रख लेना ऐतिहासिक, यानी हम भाषा को, हिंदी को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप याद रख लेना कि इनमें जो है वो दूसरा अक्षर आधा नहीं होता। बाकी जो है अपनी, जो अपना तरीका है, अपनी ट्रिक लागू है कि दूसरा अक्षर आधा होगा तभी ए क्या आएगा, बड़ा आएगा अपनी भाषा में, और बाकी के क्या आएंगे, छोटे आएंगे। अब रह गया, बात रह गई कौन सी, औ की। ये औ बड़ा तब कब आता है, जब तीसरा अक्षर आधा होता है। क्या होता है, तीसरा अक्षर या वर्ण आधा होता है, तीसरा वर्ण या अक्षर आधा होता है। ए में क्या बताया था, दूसरा आधा होता है, और औ में क्या बताया था, तीसरा आधा होता है। जैसे कैसे, जैसे लिखा मैंने औचित्य, बताओ तय आधा है कि नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है, आधा है, दिख रहा है ना आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें दो शब्दों को आपको फिर रटना पड़ेगा। यहां देखने आपने 5 रटे, यहां पर 2 रटे, यहां पर आपने 3 रटे, लेकिन यहां पर आपको 2 ही शब्द रटने हैं। एक तो रटना है बच्चों ओजस्वी, यहां पर तीसरा आधा है। क्या है, तीसरा आधा है। गुरुजी आपने जो बताया था उसके हिसाब से तो ये औ आना चाहिए, नहीं आएगा। इसमें ओजस्वी को ध्यान रख लेना। और एक याद रख लेना औषधि, क्या रख लेना, औषधि, है ना। तो ये दोनों शब्द रट लेना, क्योंकि इनमें अपने वाला नियम लागू नहीं होता है। ये दोनों रट लेना। और ये सबसे पहले मैंने चीज बताई है ना, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, पढ़ लेना, रट लेना। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। और मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि ये जो है चीज़ें आपको संधि में काम आएगी, लिंग में काम आएगी, युगम शब्द करोगे वहाँ काम आएगी, शब्द शुद्धि करोगे वहाँ काम आएगी। ये किसी एक कोर्स के लिए नहीं है। आप सोच रहे हो कि गुरुजी हमारे कृषि सुपरवाइजर में काम आएगी, इसके अलावा और कहीं तो काम नहीं आएगी ये संधि और ये जो आपने नियम बताए। बेटा सभी जगह काम आएगी। ये संधि जो है प्रकरण है वो सुपरवाइजर में भी काम आएगा, महिला सुपरवाइजर में भी काम आएगा, रीट में भी काम आएगा, सीटेट में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, ये सभी में काम आएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और ये आप दोबारा ऐसे पढ़ना, आपको बहुत अच्छी जो है आपको ज्ञान में वृद्धि होने वाली इस क्लास है। तो बाकी जो बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।